गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, आपका चैप्टर अभी लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 चल रहा था, जो कि है रेशे और हमारे वस्त्र। रेशे से बनने वाले जो हमारे वस्त्र हैं उनके बारे में चल रहा था। तो लास्ट टॉपिक में हमने सिल्क तक हमारा कवर हो गया था। तो आज हमारा न्यू जो टॉपिक है सन या पटुआ। सन का मतलब क्या है? जो सनई होता है, जो नॉर्मल आपके गांव देहात में बोए जाते हैं, उनसे संबंधित है। तो जो सन का पौधा है, सन या सनई के पौधे से ही हम क्या है सन प्राप्त किया जाता है। जो सनई या सन या पटुआ, जो भी नाम इनके, ये इनकी पैदावार दोमट मिट्टी में अच्छी होती है। कह सकते हैं कि सनई का पौधा दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। इसका जो सनई या सन का यूज है, सन के रेशों का उपयोग हम सभी रस्सी बनाने में, जाल बनाने में, कालीन बनाने में, कपड़ा के उत्पादन में तथा कागज़ आदि के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला टॉपिक था सन के बारे में। आगे देखते हैं जूट उद्योग के बारे में, या जूट क्या है। जूट में देखते हैं संसार में, इस संसार में कपास के बाद जो जूट है, जो जूट का उत्पादन होता है, दूसरे नंबर पे किया जाता है। पहले नंबर पर कपास का रेशों के श्रेणियों में, जो रेशों से वस्त्र बनाने या कुछ और बनाने वाली चीज़ें हैं, संसार में कपास के बाद जूट का ही उत्पादन किया जाता है। जूट का जो होता है, जूट का उत्पादन वर्षा ऋतु में, मतलब बोल सकते हैं इसकी खेती कब किया जाता है? वर्षा के ऋतु में की जाती है। इसके बाद जो जूट प्राप्त होता है, आपका पटसन का पौधा होता है। एक पौधा होता है पटसन। पटसन के पौधे से जूट की प्राप्ति होती है। नारियल के भी पौधे से भी जूट की प्राप्ति होती है, लेकिन जो मुख्यतः है अभी पटसन के पौधे से, इस पौधे की जो लंबाई है 8 फुट से 10 फुट होती है। कितनी होती है बच्चों? 8 फुट से 10 फुट होती है, जिससे जूट प्राप्त किया जाता है। पटसन के पौधे का जो फूल होता है पीले रंग का होता है। इस फसल जो पटसन बोया जाता है, मुख्यतः डेल्टा किनारे वाले भागों में उपयोग किया। मुख्यतः इसकी जो खेती होती है डेल्टाई एरिया या डेल्टा के क्षेत्र में, जहाँ पर नदियों का किनारा, जहाँ पर ऊंचे स्थान या मिट्टियाँ बढ़ जाती है, वहाँ के लिए मिट्टी यहाँ इनके लिए बहुत उपयुक्त होती है। जैसे गंगा के तराई क्षेत्र या किनारे वाले क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदियों आदि से बने जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, वहाँ पर इसकी खेती बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। आगे देखते हैं भारत में जो जूट का उत्पादन है या स्थल है जहाँ पर बहुतायत मात्रा में होता है, उनके नाम देखते हैं बच्चों। भारत में मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम आदि राज्यों में इसकी खेती अच्छी होती है, जहाँ से ये जूट का उत्पादन किया जाता है। और अन्य भी क्षेत्र हैं जहाँ पर भी डेल्टाई क्षेत्र होंगे, वहाँ पर इनका उत्पादन बहुत मुख्यतः किया जाता है। तो ये मुख्यतः जहाँ पर ज़्यादा अधिक मात्रा में किया जाता है, उनके बारे में डिटेल है। आगे देखते हैं बच्चों, जूट की कटाई के बाद, आगे देखते हैं बच्चों, जो हमारे पास जूट है, जूट मतलब जो पटसन से पौधे से प्राप्त किया जाता है। जब पटसन के पौधे की कटाई होती है, तब क्या करते हैं बच्चों, इसको पानी में भिगोकर कुछ समय रख दिया जाता है। कुछ समय के लिए सड़ने के लिए छोड़ दिया। जो इसके ऊपर बाहरी कवच या कह सकते हैं बाहरी आवरण या छाल होता है, वो सड़ के निकल जाती है। और जो इसके तने जो रेशे नुमा रहते हैं, जिनकी मैक्सिमम लंबाई 6 से 8 फुट तक लगभग होती है तंतुओं की लंबाई, उनको अलग किया जाता है। और उसके बाद उन तंतुओं को हाथों से बिना जाता है, या कह सकते हैं उनके तंतुओं को अलग किया जाता है कि लंबे रेशे एक साथ में रहें, छोटे रेशे एक साथ में, ऐसा कुछ इनका श्रेणीबद्ध है, इनको तरीके से साफ़ किया जाता है एक प्रकार से। जैसे आप लोग सनई या जैसे क्या करते हैं, आप देखते हैं कि सनई पहले कहीं तालाब में या नदियों में उनको पटके जाते हैं, या सटकना भी बोलते हैं, जिससे उनके बाहरी आवरण फट के हट जाएँ और साफ साफ उनके रेशे बचे। तो यहाँ भी ये भी प्रक्रियाएँ की जाती है। इनका उपयोग, जूट का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या है कि जूट कहाँ उपयोग किए जाते हैं। देखिए बच्चे, जूट का मुख्यतः उपयोग बोरे बनाने में, जो आप देखते हैं कि जो जूट के बोरे या रेशे के जो बोरे रहते हैं, जिनको जलाने पे तुरंत जल जाते हैं, जिनको बाध बोलते हैं, बाध बनाने में या सुतली बनाने में, थैला बनाने में, गलीचे बनाने में तथा रस्सी आदि के निर्माण में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जूट का, जो पटसन से प्राप्त होता है। इसी प्रकार नारियल के जो रेशे होते हैं, आपने नारियल देखा है जटा वाला, उस पे जो रेशे होते हैं, उनके द्वारा भी ये जूट का उत्पादन होता है। और उनके द्वारा भी कई तरह की उपयोगी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे पायदान, रस्सी, गलीचे। तो और देखते हैं बच्चों, और इसमें क्या बातें हैं जो नारियल के रेशों में हैं।
तो नारियल के रेशे जो क्या होते हैं, मोटे तथा खुरदुरे होते हैं, जिनकी कताई संभव नहीं है। कताई मतलब जिनके रेशे या धागे बनाने, पतले बारीक बनाने संभव नहीं है, इसलिए इनका उपयोग वस्त्रों आदि के निर्माण में नहीं किया जाता है। इनको बस मुख्य रूप से पायदान, रस्सी, गलीचे या कह सकते हैं डोरी बनाने में आदि में किया जाता है। जो जूट की रस्सियाँ आती हैं उनकी आदि बनाने में ही किया जाता है। तो आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ तक हमारा जूट का टॉपिक था। आगे देखते हैं, ये जो हमारा सारी चीज़ अभी हमने बात की रेशे के, प्राकृतिक रेशे का ही अंग था। किसका अंग था बच्चों? प्राकृतिक रेशे का अंग था। अब प्राकृतिक रेशे के बाद कृत्रिम रेशे के बारे में आते हैं। कृत्रिम रेशे क्या होते हैं? ऐसे रेशे जो मानव निर्मित होते हैं या कह सकते हैं संश्लेषित रेशों को ही कृत्रिम रेशे कहते हैं। इनको बनाने के लिए मनुष्य द्वारा क्या करते हैं, जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा यांत्रिक यंत्रों से बनाया जाता है। जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा यांत्रिक यंत्रों से बनाए जाते हैं। हमारे पास कृत्रिम रेशे कौन कौन से हैं? मनुष्य जिनका निर्माण करता है मुख्यतः है रेयान है, नॉयलॉन है, डेक्रान है, टेरिलीन है, पॉलिस्टर है। ये मुख्यतः ऐसे रेशे हैं जो कृत्रिम रेशों की श्रेणी में आते हैं या कह सकते हैं मानव निर्मित रेशे हैं। आगे देखते हैं बच्चे, इनकी क्या गुण होते हैं, क्या क्वालिटी होती है कृत्रिम रेशों की। पहला है कॉटन। ये जो कृत्रिम रेशे होते हैं, कृत्रिम रेशे कॉटन के मुकाबले, कॉटन मतलब जो रेशमी वस्त्र होते हैं, रेशमी वस्त्रों की तुलना में अधिक चलते हैं। क्या चलते हैं बच्चों? कृत्रिम रेशे कॉटन के या सूती वस्त्रों की अपेक्षा ज़्यादा चलते हैं, टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं। इसके बाद देखते हैं इनकी अवगुण क्या है, इनकी क्या बुराइयां हैं। ये देखिए, कृत्रिम रेशे की सबसे बड़ी बुराई ये है कि गर्मी में ये गर्म हमें महसूस कराता है। मतलब गर्मी में यदि हम कृत्रिम रेशे से बने वस्त्र पहनते हैं तो हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। यदि हम सर्दियों में पहनते हैं तो वो उन कपड़ों के कारण हमें सर्दी भी ज़्यादा लगती है। तथा ये वर्षा ऋतु में या बरसात के समय में या कह सकते हैं गर्मियों में ये पसीना नहीं सूखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, हमारा ये जो कृत्रिम रेशे हैं, नायलॉन, एक कोई सा टॉपिक उठाते हैं, नायलॉन के बारे में देखते हैं। नायलॉन जो रेशा है हमारा, ये नायलॉन रेशे जो है हमारे, नायलॉन रेशे दूसरे रेशों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। मतलब नायलॉन रेशा जो है, जो कृत्रिम रेशा या कह सकते हैं प्राकृतिक रेशे, जो अभी रेशे हैं जिनसे वस्त्र बनाए जाते हैं, उनकी तुलना में ये अधिक मजबूत तथा हल्का होता है। क्या होता है? अधिक मजबूत तथा हल्का होता है। इस नायलॉन में लचीलापन, मतलब इनके रेशों में लचीलापन तथा उछलने का गुण, मतलब जैसे खींच दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो जब मार के सिचुएशन में आ जाए, प्रत्यास्था की, अपनी स्थिति में बनने की इसके अंदर क्वालिटी रहती है। ये रेशे जो होते हैं पॉलिस्टर, नायलॉन के जो रेशे हैं चिकने तथा जल्दी सूखने वाले होते हैं। इनके रेशे क्या होते हैं? बहुत चिकने या कह सकते हैं शाइनिंग होते हैं। कुछ कपड़े हम देखते हैं कि उनमें चमक होती है, तो ये नायलॉन के हैं। और ये क्या होते हैं, यदि इनको साफ़ किया जाए, भिगोया जाए, गीला होने पर बाद ये जल्दी सूख जाते हैं। ये क्या होते हैं, इनके और क्या गुण हैं या कह सकते हैं अवगुण है एक प्रकार से। ये मैक्सिमम, ये अधिकतम तापमान पर पिघल भी जाते हैं। मतलब एक इनके बहुत जल्दी कह सकते हैं, एक ये ऐसा तापमान है जिन पर ये जल्दी से पिघल जाते हैं। तथा नायलॉन से बने वस्त्र को प्रेस करने के लिए, वैसे तो प्रेस करने की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती है, यदि प्रेस की ज़रूरत पड़ती भी है, क्योंकि नायलॉन में कपड़े सिकुड़ते नहीं है। सूती वस्त्रों की अपेक्षा ये सिकुड़ते नहीं, इनमें सिकुड़न नहीं आती है। यदि इनको नायलॉन से बने वस्त्रों को प्रेस करने की आवश्यकता भी पड़ती है तो इनको पलट कर, कह सकते हैं कि कपड़े को जो जैसा आपका बाहरी है सीधा है उसको पलट कर विपरीत दिशा में हल्का गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं, जैसे कि आप कॉटन के बने कपड़ों के आप ज़्यादा हीट करके प्रेस करते हैं, वैसा नहीं करना है। कम हीट में प्रेस करके ही इनको प्रेस करने लायक बनाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें नायलॉन में कृत्रिम रेशे के बाद हमारा है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर रेशा जो बहुत अधिक दृढ़ होता है, दृढ़ मतलब मजबूत कह सकते हैं, या सुदृढ़ होता है, या कठोर होता है कह सकते हैं। इसमें क्या है, क्रीज नहीं बनाई जा सकती, मतलब इसमें प्रेस करना पॉसिबल नहीं है। मतलब इनको साधारणतः जैसे कह सकते हैं कि नायलॉन को क्रीज कर दिया, या कह सकते हैं और जो कपड़े हैं टेरिकॉट के हैं या रेशम के बने हुए वस्त्र हैं उनको तो आसानी से हम प्रेस कर सकते हैं, लेकिन पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े को प्रेस करना या उन पर क्रीज बनाना या लाइन बनाना उनमें पॉसिबल नहीं है, बहुत कठिनाई होती है। अगर इनमें जटिलतापूर्वक या कठिनाईपूर्वक बना भी लिया जाता है तो इनको दोबारा मिटाना पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब ये भी कठिनाई है, बनाना भी इनमें क्रीज में दिक्कत भी है और मिटाना भी दिक्कत है, दोनों समस्याएं इसमें। तो इस प्रकार से इनकी क्रीज को समाप्त नहीं होती हैं। आगे देखते हैं बच्चों,
क्या है, अब देखते हैं पॉलिएस्टर के बाद धागे से वस्त्र बनाने की क्रियाएं। अब तो हमारे पास प्राकृतिक रेशा के बारे में हमने अभी तक पढ़ लिया, कृत्रिम रेशों के बारे में भी अध्ययन कर लिया। अब देखते हैं जो धागे इनके बन चुके हैं। अभी जो धागे जो रेशे प्राप्त थे उनको रीलिंग प्रोसीजर द्वारा एक रील में या स्पूल में इकट्ठा किया गया। अब देखते हैं धागे से वस्त्र बनाने की क्रियाएं, उन धागों से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, धागे से वस्त्र बनाने की पहली जो हमारी प्रक्रियाएँ हैं, बुनाई के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम वस्त्रों को धागे से वस्त्र बनाए जा सकते हैं। इन प्रक्रियाओं में दो तरह की मशीनें प्रयोग होती हैं। पहला तो है पावर लूम, दूसरा है हथकरघा। पावर लूम में क्या होता है, ये बिजली से चलाए जाने यंत्र होते हैं जिनमें धागों की सहायता से बुनाई की जाती है, कपड़ों की बनाए जाते हैं। दूसरा है हमारा हथकरघा, ये क्या है, हाथ के माध्यम से रेशे जो होते हैं, धागे जो होते हैं, उनके माध्यम से भी वस्त्र की बुनाई होती है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारे बुनाई जो प्रोसीजर है या दो मशीनें हैं, उनकी सहायता से हम वस्त्र आदि का निर्माण करते हैं। इसके बाद है तीसरा, इसमें धागे से वस्त्र बनाने में दूसरा है बंधाई करना या बिनाई करना कह सकते हैं। बंधाई या बिनाई में क्या होता है बच्चों, यह एक प्रकार की विशेष बुनाई की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग देखते हैं कि घर में आपके माता जी हैं या दादी हैं, बुआ है या बहन है, कोई भी औरतों में हैं, तो देखते हैं कि ठंड के मौसम या शुरुआत ठंड से आने से पहले क्या करते हैं, ऊन का बंडल लेकर क्या करते हैं, स्वेटर बनाना स्टार्ट कर दिया, मफरल बनाना स्टार्ट कर दिया, जुराबे बनाना, दस्ताने और भी स्कार्फ भी सर्दियों से बचने वाले कई सारे आइटम होते हैं, उनको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में ऊन से जो धागे हमें प्राप्त होते हैं उनके द्वारा वस्त्र आदि बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज जो आपकी तीसरा चैप्टर था रेशे, जैसे प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे के, उनसे वस्त्र बनाने की सारी डिटेल आज हमने अध्ययन कर ली और आपका ये चैप्टर थर्ड समाप्त भी यहीं होता है। तो बच्चों, आप सभी इन जो भी टॉपिक्स हैं आपके थर्ड चैप्टर में, उनको अच्छे से रिविजन कीजिए। यदि कुछ समस्या आती है तो कमेंट्स में मैसेज भी कर सकते हैं या बता सकते हैं। सभी के नंबर उसमें हैं ही आप टीचर्स के, उनमें आप डायरेक्ट आप उनको मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार फिर से रिपीट करके बताइए। जैसे भी हो आप कह सकते हैं, बताने में किसी कोई समस्या नहीं है। तो आज नेक्स्ट वीडियो में आपका क्या कह सकते हैं, आगे के जो जी क्लासेस हैं वो सारी चालू होंगी। तो आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।